ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 22 का बादशाह 5 राज्यों में सुबह 8 बजे से लगातार काउंटिंग जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और अपडेट के साथ पूरे पैनल के साथ आपसे चर्चा करेंगे 22 के बादशाह पर कि 5 राज्यों में जो ट्रेंड दिख रहा है, जो रुझान दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य 433 विधानसभा की सीटें और एक बेहतर बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, 3 अन्य राज्यों में आगे चल रही है और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सुनामी चली है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी इनपुट हेड अंकित खरे पूरा अपडेट देंगे 5 राज्यों का। हमारे साथ में हमारे 2 अन्य सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप सिन्हा साहब हमारे साथ में है। अंकित, सबसे पहले क्या ताजा अपडेट इन 5 राज्यों को लेकर है, आपसे जानेंगे। जी, साफ तौर पर राजेश जी 5 राज्यों में जो है मतगणना इस समय जारी है। सुबह 8 बजे से ये मतगणना जो है जारी हो गई है। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की तो 403 विधानसभा सीटों का ये प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश जो है ये देश का है। और यहाँ पर इस समय अगर बात करें सीटों की तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में नजर आ रही है। 262 प्लस सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कहीं ना कहीं योगी का जादू फिर से उत्तर प्रदेश में चला है और योगी रिटर्न आते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सपा की अगर बात करें अखिलेश यादव ने बेहद मेहनत की, 137 सीटों पर इस समय जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो साफ तौर पर जो है अखिलेश यादव का जादू उतना लोगों के सिर चढ़कर नहीं बोला जितना वो चढ़ाना चाहते थे या जितनी उन्होंने कोशिश की थी। बसपा की बात करें, मायावती शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्टिव उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर नहीं आई हैं और उसी तरीके के नतीजे उनकी पार्टी के लिए साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। 2 सीटों पर महज उत्तर प्रदेश में इस समय बसपा आगे चल रही है। और अगर कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी ने बेहद ही मेहनत की थी। मेहनत करने के बाद साफ तौर पर रैलियां की थी और बहुत कोशिश की थी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दें, लेकिन वो भी जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और साफ तौर पर 1 सीट पर महज जो है कांग्रेस अभी आगे चल रही है। इसके बाद अगर बात करें पंजाब की तो साफ तौर पर एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में इस बार ट्रेंड बदला है और आम आदमी पार्टी ने जो है वहां पर बल्ले बल्ले करती हुई नजर आ रही है। 90 प्लस सीटों पर पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बढ़ती हुई नजर आ रही है। भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही घोषित कर दिए गए थे। अगर कांग्रेस की बात करें तो 17 सीटों पर वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो चन्नी का जो जादू है वहां पर चलता हुआ नजर नहीं आया है। आप पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी इस बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है और बीजेपी 2 सीटों पर महज आगे चल रही है। अमरिंदर सिंह जो थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो चुनाव हार चुके हैं। एक बड़ा चेहरा जो है पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का था, पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो इस समय चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में साफ तौर पर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 70 टोटल विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी 47 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। तो रुझान के तौर पर अगर माने तो बीजेपी उत्तराखंड में भी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 18 सीटों पर आगे है और हरीश रावत जो है वो चुनाव हार चुके हैं। एक बहुत बड़ी खबर ये जो है, क्योंकि हरीश रावत का चुनाव हारना मतलब कांग्रेस का मनोबल उत्तराखंड में नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। आप पार्टी ने वहां पर खाता नहीं खोला है। और अदर्स की बात करें तो 4 सीटों पर उत्तराखंड में अदर्स आगे चल रही है। इसके बाद अगर बात करें गोवा की तो साफ तौर पर बीजेपी की वहां पर सबसे ज्यादा सीटें इस समय नजर आ रही हैं। बीजेपी वहां पर 19 सीटों पर आगे हैं। टोटल 40 सीटें गोवा में मौजूद हैं और टीएमसी 3 सीटों पर वहां पर आगे है और कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी गोवा में इस समय बीजेपी दिखाई दे रही है और जो है बीजेपी इस समय सरकार बनाने की स्थिति में भी रुझानों के अनुसार गोवा में नजर आ रही है। आखिरी स्टेट जो आता है वो है मणिपुर। 60 सीटों वाला ये स्टेट है, 7 विधानसभा की सीटें वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी 30 सीटों पर वहां पर बहुमत बना चुकी है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस वहां पर 6 सीटों पर और अदर्स जो है वो 24 सीटों पर वहां पर आगे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर राजेश जी 5 राज्यों का जो मतगणना चल रहा है उसमें 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई। बिल्कुल 5 राज्यों की मतगणना लगातार जारी है सुबह 8 बजे से और 4 राज्य जिनका जिक्र अंकित कर रहे हैं। 5 राज्यों में जो तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और 4 राज्यों में बीजेपी की फतह, बीजेपी का झंडा। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 403 सीटें और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लगातार आगे वहां पर बढ़ रही है और योगी रिटर्न 30 साल बाद उत्तर प्रदेश में यह करिश्मा हो रहा है। सुनील जी, इस करिश्मा के पीछे किस तरह की रणनीति या किस तरह के हालात या किस तरह की चीजें आप देख पा रहे हैं? राजेश जी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर दोबारा बीजेपी की सरकार बन रही है
तो उसका श्रेय सिर्फ एक आदमी को दिया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। विपक्ष कुछ भी कहता रहा हो जी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित हो गया था और जनता की पहली मांग लॉ एंड ऑर्डर थी, क्योंकि पूर्व में मुलायम सिंह जी की भी सरकार को देख चुकी थी, लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं होता था उसमें दुरुस्त। अखिलेश आए थे तो जनता ने उनको झोली भर कर वोट दिए थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वो भी दुरुस्त नहीं कर पाए थे। आज दोबारा भाजपा को ये जीत का रसास्वादन जो प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर एक बात है तो वो लॉ एंड ऑर्डर। संदीप जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात उत्तर प्रदेश में लंबे समय से होती रही है और एक बड़ी समस्या रही है, और कहीं ना कहीं जब 2017 में योगी सरकार आई, बीजेपी की सरकार। जी जी जी, इस वक्त सबसे बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हार चुके हैं चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो पंजाब से नकल कर सामने आ रही है, क्या कहेंगे राजेश सर? बिल्कुल, जिस तरह से चन्नी की अगर हम बात करें कि चन्नी 2 सीटों से वहां पर चुनाव लड़े थे और जो लगातार हमें अपडेट आ रहा था कि दोनों से वो पीछे चल रहे थे, और जिस तरह से आपने अपडेट किया कि एक सीट जो थी उस पर चन्नी हार चुके हैं, और एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि सारा दारोमदार, क्योंकि जब राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिए, पंजाब में गए थे तो चन्नी पर उन्होंने विश्वास जताया था। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सुनील जी ने जिस तरह से की है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात की है, एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ तस्वीर इसकी बदली है। इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर आपको नजर आते हैं कि जिनका इंपैक्ट इस चुनाव में रहा? क्योंकि ये कहा जाता था इस परिणामों से पहले कि स्थिति बीजेपी की उतनी बेहतर नहीं है, फाइट तगड़ी है, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, इसमें इस वाले चुनाव में 2 मुद्दों ने बहुत ज्यादा काम किया। पहला एक एक्टिव था और दूसरा साइलेंटली वर्क किया। खास करके अगर हम बात करें अयोध्या और वाराणसी काशी कॉरिडोर की, उसने कहीं ना कहीं इसमें एक साइलेंटली काम किया। इसको बहुत ज्यादा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी हो या और भी जितने इनके मिनिस्टर्स हैं या नड्डा हो, इन्होंने जो प्रचार किया इसमें बहुत ज्यादा इसको टच नहीं किया इस बार। लेकिन जो मेन जो एक्टिव मुद्दा था जिसको इन लोगों ने टच किया वो लॉ एंड ऑर्डर ही रहा जी। इसको कई बार कोशिश की अखिलेश यादव ने कि इसको काउंटर करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो काउंटर जब वो नहीं कर पाए तो वो वापस फिर आए फ्री। इन्होंने एक फ्री का एक पिटारा खोला और उसमें चाहे वो पेंशन का मुद्दा हो, चाहे फ्री बिजली हो, बहुत सारी चीजें लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार उसको काउंटर करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने एक नई नई चीजें दी फ्री की। लेकिन जिस तरह के ट्रेंड अभी आ रहे हैं उससे लग रहा है कि यूपी की जनता ने पूरी तरह से फ्री जो इनका वादे थे उनको नकार दिया है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसी को चूज किया है। बिल्कुल संदीप जी, जो अहम बात यूपी को लेकर रही है, सुनील जी वही बात कर रहे थे। सुनील जी, लेकिन देखें अगर उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश की तासीर को हम देखें, क्योंकि वो 30 सालों की हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा चेहरा रिपीट हो रहा है जो 30 साल पहले तक जो हम उसका आकलन कर रहे हैं वो नहीं था। एक सवाल इस लोगों को बनता है कि 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश हमने देखा कि अलग अलग जातियों में जातिगत आधार पर, अंकित कुछ कहेंगे? जी साहब, तो पर एक और बड़ी खबर अभी हमारे जो है हमारे तक पहुंच रही है। गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत वो चुनाव जीत चुके हैं, तो साफ तौर पर गोवा में जो है लगातार बीजेपी आगे चल रही है और वहां के जो सीएम है प्रमोद सावंत वो अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर भारी बहुमत और भारी मार्जिन के साथ वहां पर जीत चुके हैं। बड़ी बात है कि गोवा में भी रिपीट हो रही है सरकार, दोबारा वहां रिपीट हो रही है। सुनील जी, जो सवाल इसी बात को लेकर है उत्तर प्रदेश को कि जातिगत आधार पर वहां पर राजनीति होती रही है, सरकार उसी आधार पर बनती रही। हमने देखा कि सपा और बसपा के इर्द गिर्द वहां पर जो नेतृत्व था वो देखने को मिला लंबे समय से, लेकिन 2017 में कहीं ना कहीं सारी जातियों को इकट्ठा करके बीजेपी ने एक हिंदुत्व को लेकर वहां पर एक नाम दिया। उसी हिंदुत्व की छत्र छाया में सारे जो जातियां थी वो आ गई। 17 में फायदा मिला, क्या 22 में भी ये माने कि इसका फायदा 22 में भी बीजेपी को मिला है, जो जिसका ग्राउंड 17 में तैयार किया गया था? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश जातिगत जो सियासत थी सतही स्तर पर उससे मुक्त हो गया था, क्योंकि उस वक्त ना तो यादव जो कोर वोटर था सपा का वो उनकी तरफ गया और ना
मायावती का वोटर उनकी तरफ गया। दोनों ने एक मन बनाया कि हम सियासत में अपनी जातियों के आधार पर दुश्मनी को झेल रहे हैं राजनीतिक दलों की, इसकी बजाय उस रास्ते पर चले जो जाति के नाम पर हमारा उत्पीड़न न करे जी। और वो थी बीजेपी। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, बीजेपी आगे चली और बीजेपी ने वो काम किए हैं जहां जातिगत आधार पर कहीं झगड़ा नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान की बात अब उत्तर प्रदेश में वो नहीं है, वो चंद सियासतदान हैं जो कि उसी आधार पर राजनीति करते हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन मुसलमान भी अब उत्तर प्रदेश का बहुत समझदार हो गया है। वो जानता है कि रोजी और रोटी सुरक्षित रखना परिवार के लिए पहली प्राथमिकता है और उसके लिए उसे दंगों से, उसको किसी भी प्रकार की अति से, बिल्कुल, इन सब से बचना होगा। और उत्तर प्रदेश को ये एक सौगात संदीप जी, जो अपनी आप कोई बात करें उससे पहले मेरा एक सवाल एड ऑन हो जाता है उसमें कि कई चीजें, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा था एक बड़ा लंबे समय से मुद्दा रहा है और कहीं ना कहीं अब जो मार्ग प्रशस्त हुआ है राम मंदिर का, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने बहुत अपनी चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन क्या माना चाहिए कि साइलेंट तरीके से ये मुद्दा काम कर चुका था? बिल्कुल, ये साइलेंटली, इस मुद्दे ने साइलेंटली काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि दो तरीके से, दो मुद्दे थे, एक साइलेंट मुद्दा था और एक जिसको लगातार हर रैली में, सभाओं में उठाया जा रहा था। वो कानून व्यवस्था को लेकर के सीधा अटैक किया गया है और ये कहीं ना कहीं साइलेंटली इस मुद्दे ने काम किया है। और एक जो अभी सुनैन जी कह रहे थे उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये 17 में जो नया वोटर आया है 17 में नहीं आया, ये एक्चुअल में 14 में आ चुका था। 14 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसी समय एक नया वोटर उभर के आया, वो था हिंदू। इसको कभी भी एक साथ या इस वोटर के रूप में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने देखा ही नहीं था। ये 14 के बाद से लोगों ने देखना शुरू किया। हाँ, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है, जो अभी के जो रुझान हम देख रहे हैं 2022 में, कहीं ना कहीं कि ये जो उससे पहले सपा का अलग वोटर, बहुजन का एक अलग वोटर था, कहीं ना कहीं बहुजन पूरी तरह से साफ है उत्तर प्रदेश में, जो लगातार अल्टरनेट सरकार बनाती आ रही थी। एक इतनी बड़ी पार्टी का साफ हो जाना, कहीं ना कहीं इसका वोटर, एक जो हिंदू वोटर की जो हम बात कर रहे हैं, ये माना जाए कि वही वोटर जो बसपा का एक बड़ा वोट बैंक रहा है वो शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हुआ है उसका। और ये समाजवादी का भी वोटर काफी कुछ शिफ्ट हुआ है। कई बार हमने देखा, जो हमारे कुछ रिपोर्टर्स जो लगातार यूपी में आम लोगों से बात कर रहे थे चुनाव को लेकर के, तो जो गरीब या गांव में जाकर के बात कर रहे थे, वहां औरतें कुछ नहीं, बस सिर्फ एक लाइन बोलती, आई हैं तो योगी। चलिए संदीप जी, आता हूं अंकित के पास। कोई खबर है अंकित जी? साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। आप पार्टी के जीवन ज्योति ने उन्हें चुनाव हराया है। नवजोत सिंह सिद्धू वो आदमी थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, लगातार बीजेपी को कोसते थे और खुद की विधानसभा सीट नहीं बचा पाए हैं। जी राज। चलिए अंकित, अहम बात यही, जी सिद्धू लगातार अपना जो उनकी संसदीय सीट लगातार जीतते थे जी, और ऐसा व्यक्ति चुनाव हार जाए जी, मतलब माना जाएगा कि पूरा वाकई में जो आम आदमी पार्टी के वाकई में संदीप जी को पूरी कमान अपने हाथ में रखना चाहते थे। इसलिए क्योंकि सिद्धू से कांग्रेस आला कमान परेशान थी तो उन्होंने उसको बनाया। अब एक जो व्यक्ति काबिल ना हो, कुर्सी उसको कितनी देर तक झेल सकती है और जनता उसको कितनी देर तक झेल सकती है। ये इसी का परिणाम है कि अयोग्य को योग्यता के स्थान पर बैठा देना नुकसान ही पहुंचाता है और कांग्रेस को। अंकित, जिस तरह से उत्तराखंड की हम बात करें, हम तमाम तरह के एनालिसिस लंबे समय से करते आए हैं, लेकिन उत्तराखंड को इस रूप में नहीं लिया जा रहा था कि इतना बेहतर परफॉर्म वहां पर बीजेपी कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीर आ रही है जो आपके पास में है, क्या कुछ और नजर आ रहा है वहां पर? जी साहब तौर पर राजेश जी, लगातार लोगों का ये कहना था, राजनीति के जो जानने वाले विशेषज्ञ उनका ये कहना था कि उत्तराखंड में कांग्रेस और हरीश रावत मजबूत स्थिति में है। लगातार जो उनकी कैंपेन कर रहे थे उन लोगों का भी साफ तौर पर कहना था कि उत्तराखंड में जो है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ये पूरा उलट हो गया, तख्ता पलट हो गया। पुष्कर सिंह धामी और उनकी तमाम योजनाओं का और बीजेपी का जो है जादू लोगों के
सिर पर चढ़ के बोला और लगातार लोगों ने वोट किए और वोट बीजेपी के पक्ष में किए। उत्तराखंड एक ऐसा इलाका है, ऐसा राज्य है जहां पर तमाम पहाड़ हैं, पहाड़ों पर कई शहर बसे हुए हैं, वहां पर रोड, सड़क और पानी, 3 मूलभूत सुविधाएं थी जिनको बीजेपी ने पहुंचाने का काम किया है। और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, लगातार उन्होंने वहां पर सभाएं की थी और साफ तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी को आप जिताएंगे तो बीजेपी यहां पर और विकास की जो एक लहर है वो चलाती हुई नजर आएगी। और वो सभी बातों को लोगों ने स्वीकारा और वहां की जो गद्दी है उस पर अब बीजेपी को बिठाने जा रही है। बिल्कुल उत्तराखंड को लेकर संदीप जी एक अहम बात ये है कि अगर उत्तराखंड की हम बात करें, हम बीजेपी के लिए ये कहते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम शिवराज जैसा चेहरा एक मध्य प्रदेश में है, चौथी बार वो मुख्यमंत्री है। यूपी में योगी रिटर्न है जो हम इस समय देख रहे हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में चुनाव से पहले साल 1.5 साल पहले लगातार वहां पर चेहरे बदले गए। तो ऐसे में हम ये कहें कि एक चेहरे को लेकर, हालांकि अगर हम पुष्कर धामी की भी बात करें तो जो उनकी स्थिति इस समय चल रही है वो आगे पीछे लगातार हो रहे हैं, तो चेहरे को अलग हटके और जिस तरह से वहां पर बीजेपी परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के मैनेजमेंट की बात हम करते हैं या फिर हम जो केंद्रीय नेतृत्व